हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का रहने वाला लेक्चर नंबर 13 इन पॉलिटी। और आज हम लोग की रहेगी लास्ट क्लास, ठीक है। और इस लास्ट क्लास में दो चैप्टर्स करने वाले हैं। एक तो जो आपके एक्ट्स रहते हैं, वैसे तो उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर बोला जाता है, लेकिन आप आसानी से समझ सकें इस वजह से उसको एक्ट नाम दिया, जहाँ पे हम लोग जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए एक्ट पास किए गए थे, फिर उसके बाद जो एक्ट्स पास किए गए थे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके जो प्रोविजंस होते हैं, जैसे मॉर्लेमेंटो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इससे जो आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। और इसके अलावा पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो हम कर रहे थे, जैसे कि हमने पार्ट 1 स्टार्ट किया यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 किया सिटीजनशिप, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे करके किया। बट संविधान में टोटल 25 भाग हैं, 25 पार्ट हैं, 25 के 25 तो हमने अभी तक किए नहीं हैं। तो वो सारी चीज़ें करने वाले हैं, विद ट्रिक करने वाले हैं, और सारी चीज़ें आपको यहीं पे याद हो जाने वाली हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिए सारी चीज़ें प्रॉपर हैं या फिर नहीं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग अर्जुन तिवारी, संतोष, नेहल राजावत। इंतरिम गवर्नमेंट भी देखेंगे, अरुण यादव है ना, शालू, लिपिका बेरा, अंकित, कृष्णा। आज जल्दी आ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस के थ्रू आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। दो चैप्टर मतलब रहेंगे, एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं, और उसके बाद पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, थ्रू विच एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज डिजाइनेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन सा एक्ट था कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1919। बताइए। अगर आपको आंसर पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो और अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ पे आप सीखने के लिए ही आए हैं। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंडिया में, ठीक है। किस लिए आई थी? ट्रेड करने के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए। लेकिन करने क्या लगी? रूल करने लगी। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है रिलायंस, ये अफ्रीका के किसी देश में जाए, रवांडा मान लेते हैं, फिर बुर्किना फासो, या फिर मान लेते हैं सियरा लेओने में ये गई आपकी, और वहाँ पे ट्रेड करने के लिए गई। भारत सरकार से यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही इसने एक परमिशन ली कि क्या हम इस देश में ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के बिना तो कर नहीं सकता। तो मान लेते हैं मुकेश अंबानी जी के काफ़ी अच्छे संबंध हैं हमारे मोदी जी से, तो उन्होंने ट्रेडिंग राइट ले लिया। और ट्रेडिंग राइट किस तरह से लिया कि मोनोपोली है, यानी कि और कोई कंपनी ब्रिटेन की या फिर मान लेते हैं इंडिया की वहाँ पे नहीं जा सकती है, ठीक है, जिस भी देश में रिलायंस जा रहा है। तो ये मोनोपोली ले ली इन्होंने। उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ की ब्रिटेन गवर्नमेंट से मोनोपोली ले ली, ट्रेड की, हम ट्रेड करेंगे। अब ट्रेड करने गए थे, धीरे 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 इनको लगा कि यार यहाँ पे तो काफ़ी सही चीज़ है और यहाँ के लोग तो काफ़ी भोले हैं, वो रूल करने लगे। मतलब ऐसा हुआ कि रिलायंस जो कंपनी है वहाँ गई किसी, मान लेते हैं कि रवांडा में, और रवांडा में रूल करने लगी, शासन करने लगी। अब भारत सरकार को लगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि रिलायंस के जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे भर भर के पैसा ला रहे हैं, एकदम अयाश वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब कि भारत में यानी इनके अफेयर्स को रेगुलेट करना ज़रूरी है। अब अफेयर्स को रेगुलेट करना ज़रूरी इसलिए है, इसलिए नहीं कि यार भर भर के पैसा आ रहे हैं तो ठीक है, ला रहे हैं तो ला तो देश में ही रहे ना। लेकिन ऐसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी पैसा ला रहे हैं, इसका मतलब है कि काफ़ी पैसा है लगता है भारत में, तो इससे अच्छा है इसको हटाओ, खुद ही गवर्नमेंट ही क्यों ना डायरेक्टली, हम खुद ही क्यों ना ट्रेड करें, हम खुद ही क्यों ना वहाँ पे वो शासन करें। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, पहले तो ये और ये भी इनको लगा कि अगर इस तरह से इन्होंने लूट मचाई, ज़्यादा दिन तक रूल कर नहीं पाएंगे, और यहाँ से काफ़ी पैसा ला रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम ये हो सकता है इंडिया, तो हमारे लिए अच्छा ये पैसा का स्रोत हो सकता है। और अगर इस तरह से ये रूल करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो ज़्यादा दिन तक रूल चल नहीं पाएगा। तो इसने क्या किया,
हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना चालू किया। और कैसे रेगुलेट करना चालू किया? एक्ट पास किए। वहाँ पे पार्लियामेंट होती थी, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से ही लिया ना, तो वहाँ पे जो पार्लियामेंट होती थी वहाँ पे एक्ट पास हुआ। एक सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट टू रेगुलेट द इफेक्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इन लोगों से बोला गया कि आप प्राइवेट, अब इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस होते तो काफ़ी सारे थे, लेकिन हमें कुछ पढ़ने होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि कुछ थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इसमें कर्मचारी थे वो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे। ये एक प्रोविज़न था जो कि हमसे ज़्यादातर नहीं पूछता। हमसे जो पूछता है वो ये है कि सबसे पहले इस एक्ट से गवर्नर ऑफ बंगाल को, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। ठीक है, अब था क्या कि गवर्नर ऑफ एक बंगाल हुआ करता था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे हुआ करता था और गवर्नर ऑफ मद्रास हुआ करता था। ठीक है, हुआ क्या, धीरे धीरे केंद्रीकरण करना चालू किया गया शक्तियों का, मतलब कि गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक, एक ये काम किया गया। दूसरा काम यहाँ पे किया गया, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा स्टैब्लिश किया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। अब यहाँ पे जब ये गवर्नर ऑफ बंगाल की पदवी को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पदवी में कन्वर्ट किया गया, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो जो उस समय गवर्नर ऑफ बंगाल होगा 1773 में, वही तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला बनेगा। तो वो था हमारा वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और ये वॉरेन हेस्टिंग बना लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, लास्ट ही तो बनेगा अब, क्योंकि गवर्नर ऑफ बंगाल की पदवी तो अब चेंज ही हो चुकी है। तो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बना प्लस फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। क्लियर है यहां तक? तो आंसर यहां पे क्या होगा, थ्रू विच एक्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल वाज डिजाइनेटेड एज द गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उससे बना। ठीक है, दो चीजें आपको यहां पे याद हो गई। अब एक यहाँ पे मैं एक्ट और लिख रहा हूँ 1784 का। ये 1784 का जो एक्ट है इसको हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। क्या बोलते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। इसने क्या किया, इसमें आपको बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इसने डुअल गवर्नमेंट एक तरह से स्टार्ट की। डुअल गवर्नमेंट कैसे स्टार्ट करी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता था पहले। क्या होता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था एक। वो क्या करता था, कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कॉमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करने का काम करता था। और इनको कॉमर्स से लेना देना था कि भाई हमें बस प्रॉफिट होता रहे और बाहर में जाए दुनियादारी। तो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1784 के एक्ट से ये किया कि एक और यहाँ पे बॉडी बना दी जिसको नाम दिया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। क्या नाम दिया? बोर्ड ऑफ गवर्नर। ये किस लिए सेटअप किया? ताकि जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं उनको मैनेज किया जा सके, प्रशासनिक काम भी देखे जा सके। बिकॉज ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन एम यही था कि सस्टेनेबल तरीके से लूट मचाई जाए, नहीं तो भयंकर तरीके से लूट मचाई जाएगी तो फिर वहाँ के लोग विद्रोह कर देंगे और फिर यहाँ से हमें निकलना पड़ सकता है। तो ऐसे सस्टेनेबल तरीके से हमें लूट मचानी इंडिया में। तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट करी पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू 1784 में जो आया था। अगले क्वेश्चन को करते हैं। द डैश वॉज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन इंटेंडेड टू ओवरहॉल द मैनेजमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। डैश ग्रेट ब्रिटेन की संसद के एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन में अमूलचूल परिवर्तन करना था। पिट्स इंडिया एक्ट, 1858 का एक्ट, 1861 का एक्ट या फिर 1773 का एक्ट? बताइए। बिल्कुल, देयर वाज 6 मेंबर्स इन द बोर्ड, बट दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। कब तक चलेगा सर पॉलिटी? बस 1 घंटे और। कुछ लोग 1858 का बोल रहे हैं, अच्छा। कुछ लोग बी बोल रहे हैं, अच्छा, मतलब वही कुछ डी बोल रहे हैं। The dash was an act of parliament of Great Britain intended to overhaul the management of the East India Company rule in India। अब यहाँ पे बात हो रही है मैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब 1850 एक्ट से हुआ क्या था? 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी को मैनेज नहीं, अबॉलिश ही कर दिया गया था। ठीक है, तो मैनेजमेंट की बात नहीं यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया था। और क्या किया गया था 1858 के? अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो। बैकग्राउंड इसका ये है कि 1857 में रिवोल्ट हुआ था।
1857 में विद्रोह हुआ था, जिसको फर्स्ट, ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे सावरकर जी ने बोला था, मतलब पहला एक तरह से काफ़ी बड़ा विद्रोह हुआ था। तो जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसको लगा कि अब समय आ चुका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाए इंडिया से, नहीं तो ये चलने नहीं देंगे ज़्यादा दिन तक, लुटाई हम ज़्यादा दिन तक मचा नहीं पाएंगे। तो इसने क्या किया, 1850 एक्ट के थ्रू, जिसको कि हम क्वींस प्रोक्लेमेशन बोलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट ये निकल के आया, क्वींस प्रोक्लेमेशन बोलते हैं। इसने किया क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को अब मैनेज नहीं किया, उसके अफेयर्स को मैनेज करना स्टार्ट किया था 1773 के एक्ट से। अब मैनेज नहीं, ख़त्म ही कर दिया इसको, अबॉलिश के, बेटा वापस आ जाओ तुम, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं, अब हम डायरेक्टली रूल करेंगे, यानी कि अब डायरेक्टली क्राउन रूल हो गया, डायरेक्ट क्राउन रूल हो गया, यानी कि अब डायरेक्ट जो ताज है फिर क्वीन के, रानी जी के नाम पे शासन होगा। आपको पता है कि वहाँ पे इलेक्टेड हेड नहीं होता है, हमारे यहाँ हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है ना, वो इलेक्टेड है, भले इनडायरेक्टली हो। तो हम रिपब्लिक हैं, यूके रिपब्लिक नहीं है, वहाँ आज तक भी रानी राजा चलता है, ठीक है, यानी कि हेरिडेटरी हेड होता है वहाँ पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया। साथ ही साथ क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी हम देखेंगे, वो किस तरह से वॉइस रॉय में उसको तब्दील कर दिया गया। एक नई पोस्ट की क्रिएट कर दी जाती है, और पोस्ट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। किसकी पोस्ट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, ये हुआ करेगा एक ब्रिटेन का ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटिश एमपी होगा एक, जो ब्रिटेन में ही बैठ के पूरी तरह से भारत के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये पूछेगा इंडिया में जो वॉइसरॉय बैठा हुआ है ये कैसा क्या है, उससे रिपोर्ट लेगा, और वो रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखेगा। तो यानी कि ये इंडिया के लिए अलग से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिठाया गया। इसको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल दी गई, 15 मेंबर्ड काउंसिल दी गई, किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और साथ ही साथ इसने क्या किया, जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है इसको भी एबॉलिश कर दिया साथ साथ। क्लियर है यहाँ तक, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी क्या किया, पूरी तरह से एबॉलिश ही कर डाला। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है क्वेश्चन है, द डैश वॉज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इंटेंडेड टू ओवरहॉल द मैनेजमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। ठीक, अब पिट्स इंडिया एक्ट की अगर हम बात करें तो ये 1784 में आया, तभी मैंने इसकी बात करी। 1858 से क्या हुआ, मैनेज नहीं किया गया, अबॉलिश किया गया। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब आप उसके अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एक्ट ला रहे हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इसके बारे में पढ़ेंगे 1861 में आगे। तो क्लियर हो गया 1858, मैंने इसीलिए आपको बताया कि यहाँ पे इसका कोई इंटेंशन नहीं था मैनेज करने का, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो 1773 का एक्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था मैनेज करना ईस्ट इंडिया कंपनी को। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट गेव एक्सक्लूसिव ट्रेड प्रिविलेजेस टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विशेष व्यापार विशेष अधिकार दिया है। अगेन रिपीट कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट गेव एक्सक्लूसिव ट्रेड प्रिविलेजेस टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1773 ने तो रेगुलेट करना स्टार्ट किया, और जो 1793 का था उसने एक तरह से ट्रेड प्रिविलेजेस दिए। ठीक है, इसने ये भी आपका एक पिट्स एक्ट भी बोला जाता है इसको भी, बट इसने एक तरह से ट्रेड प्रिविलेजेस दिए कि अब आपको पूरी तरह से एक्सक्लूसिव ट्रेड प्रिविलेज का मतलब है कि आपके अलावा और कोई ट्रेड नहीं कर सकता इन मैटर्स में, फिर इन चीज़ों पे। क्लियर है, अगले पे आते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इंडियन सिविल सर्विसेज एज एन ओपन कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे मैं इस पे क्वेश्चन पे बढ़ूँ से पहले आपको ये बताता हूँ, 1784 में 1773 बता दिया, 1784 बता दिया। अब यहाँ पे 1813 और 1833 भी देख लो, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1813 ने क्या किया था, 1830 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे ट्रेड प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, ट्रेड प्रिविलेजेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर एंडेड, मतलब कि अब एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन चाइना, यानी कि चाय में ट्रेड और सिर्फ चाइना के साथ ही अब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकता है। बाकी इसकी जितनी मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। और साथ ही साथ 1 लाख रुपए, जो उस समय का 1 लाख रुपए था,
वो बोला गया कि ये हर साल इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक्सपेंड किया जाएगा, यानी कि इंडिया में की एजुकेशन के लिए स्पेंड किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी भेजे गए, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी भेजे गए इंडिया में, ऑब्वियस सी बात है क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। और 1833 का जो एक्ट था, इट एंडेड द कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से इट बिकेम प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी पूरी तरह से प्रशासनिक बॉडी ये अब बन चुकी थी। अब ट्रेड राइट इसके ख़त्म कर दिए जा चुके थे, 1813 से ख़त्म किए गए थे, बस दो फिर भी बच गए थे, चाइना के साथ ट्रेड और चाय में ट्रेड। 1833 से वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि विच एक्ट एंडेड द कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एंड इट बिकेम प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, 1833 का एक्ट। इसी एक्ट ने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पदवी है उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। अब उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉज विलियम बेंटिक, और ये विलियम बेंटिक उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। अच्छा, पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बना था, तो वो क्लाइव बना था। अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट अगर आपसे पूछ ले गवर्नर ऑफ बंगाल, बिकॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो हमारा बने थे वॉरेन हेस्टिंग, बट फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अगर पूछेगा आपसे तो ये बना था क्लाइव, ठीक है, कौन, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, इतनी चीज़ आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इंडियन सिविल सर्विसेज एज एन ओपन कॉम्पिटिशन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम भारतीय सिविल सेवा को एक खुली प्रतियोगिता के रूप में पेश करता है। उत्तर यहाँ पे 1853 का होगा, कहीं कहीं पे हो सकता है 1833 दिया हो, लेकिन पूरी तरह से गलत है। क्यों, क्योंकि 1833 ने इट मेड एन अटेम्प्ट, ठीक है, इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस द ओपन सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है, इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। इसने सिर्फ अटेम्प्ट किया था, ला नहीं पाया था, लाया 1853 का था। इट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस 1833, इंट्रोड्यूस्ड 1853। क्लियर है, 1853 के एक्ट ने ये किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड रिलेटेड टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखो इनके प्रोविजंस ना बहुत सारे हैं, ठीक है। अब जैसे कि 1853 में ही बहुत सारे हैं, तो मैं सिर्फ आपको उतना बता रहा हूँ जो जितना आपको नीडेड है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तभी मैं PYQs के थ्रू ही आपको करवा रहा हूँ, ये सारे PYQs ही हैं SSC या फिर डिफरेंट एग्जाम में, ताकि एक तरह से आपको ये एश्योरेंस हो जाए कि हाँ जो चीज़ें हैं एक्चुअल में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वो हमने कर ली हैं। तो 1833, इट अलाउड मिशनरीज फॉर स्प्रेडिंग द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, इट मेड ब्रिटिश इंडिया कंपनी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। क्या सही आंसर होगा इसमें? तो अभी हमने देखा कि 1833 का जो एक्ट था उसने पूरे तरह से कमर्शियल फंक्शंस ऑफ कंपनी को ख़त्म कर दिया, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। ये बात बिल्कुल सही है। इट अलाउड मिशनरीज फॉर स्प्रेडिंग द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, ये बात गलत है बिकॉज 1813 के एक्ट ने किया था। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। ठीक है सर, आपने जीके में क्या कवर करवा दिया पेड कोर्स में? अभी सिर्फ पॉलिटी हुआ है, ठीक है, अभी सिर्फ पॉलिटी हुआ है। क्लियर है? इसके बाद ज्योग्राफी नहीं, बायोलॉजी होगा। ठीक है, इसके बाद आपका बायोलॉजी होगा, ज्योग्राफी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स क्रिएटेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एट फोर्ट विलियम? बताइए, अभी मैंने आपको बताया, जल्दी से। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, डंडास बिल ऑफ 1783, या फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अभी पढ़ चुके हैं। और एक चीज़, हाँ, चार्टर एक्ट ऑफ जो 1833, इसको हम सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और बाकी हम लोगों ने देखा कि इससे पूरी तरह से हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। और
जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पदवी मिल गई। आंसर यहाँ पे होगा 1773 का एक्ट, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा स्टैब्लिश किया इसने, ठीक है। तो वो जो था आपका फोर्ट विलियम ही था। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया एक्सेप्ट टी ट्रेड बाई विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार से वंचित कर दिया गया था? चार्टर एक्ट 1813, 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? कौन सा आपका था जिसने कि ईस्ट इंडिया कंपनी को डिप्राइव कर दिया था, उसकी जो मोनोपोली है वो खत्म कर दी थी, बस मोनोपोली बची थी ट्रेड इन टी और ट्रेड इन चाइना में? उत्तर होगा इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, 1813 ने। और 1833 ने वो भी खत्म कर दी और पूरी तरह से वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया? अगेन वही सिमिलर क्वेश्चन आपका 1833 का एक्ट। 1813 से वो बच गया था ट्रेड इन टी और ट्रेड इन चाइना, जो कि 1833 से आपका खत्म हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संबंधित है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1909, 1919 या फिर 1935? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अब यहाँ पे समझिए, देखो 1858 का देख लिया, उसके बाद 1861 का काउंसिल एक्ट आया था, ठीक है। फिर 1892 आया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक छोटी सी चीज़ है जो हम देख लेंगे। और उसके बाद आया था 1909। तो मैं 1909, 1919 और 1935 लाइन से बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझिए। फिर 1909 चलो बता ही देते हैं अभी आपको, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1909 का 1909 को, इसको हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। आप दो नाम सुनोगे, जैसे इसको हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ऐसे जो 1919 का एक्ट था उसको मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। ये जो नाम पढ़ते हैं ना, मॉर्ले उस समय का सेक्रेटरी था। सेक्रेटरी कौन था अभी मैंने आपको बताया, जो ब्रिटिश एमपी था एक, जो ब्रिटेन में ही बैठता था। और मिंटो उस समय जो इंडिया का वॉइस रॉय हुआ करता था। तो इन्हीं के नाम पे इस एक्ट का नाम मतलब पढ़ता था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। 1909 में आया था। इसने सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ करी थी वो ये थी कि इसने सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन दिया था। किसको? सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, पृथक निर्वाचन दिया था जो मुस्लिम्स थे उनको सबसे पहले। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है चुनाव में और सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। हिंदू ना तो खड़े हो सकते हैं ना तो वोट दे सकते हैं। ये होता है पृथक निर्वाचन। क्लियर है ये चीज़? तो ये स्टार्ट की, और इसीलिए मिंटो को फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म के नाम से जाना जाता है मिंटो को, ठीक। इसने और क्या किया? इसने एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वॉइस रॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, उसमें एक इंडियन को एसोसिएट कराया। और पहले इंडियन, फर्स्ट इंडियन जो बने वो थे, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनका नाम पता होना चाहिए आपको, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्तू, है ना, ठीक है। तो ये 1909 का एक्ट था। अब इसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। कौन सा आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब ध्यान से समझते रहिएगा। इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स। हो सकता है प्रोनाउंस मैं गलत कर रहा हूँ, मतलब जैसा भी हो देख लेना, बट प्रोनाउंसिएशन वहाँ करने के लिए नहीं आएगा। तो मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स। नाम कैसे पड़ा होगा? ये सेक्रेटरी होगा और ये उस समय वॉइस रॉय होगा। इसने क्या किया? इसने जो पृथक निर्वाचन वाली जो प्रक्रिया थी, जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो चीज़ थी, जो इंट्रोड्यूस की थी 1909 के एक्ट ने, उसको एक्सटेंड किया, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को और एक्सटेंड किया। किस तक एक्सटेंड किया? अभी तो 1909 वाले ने सिर्फ मुस्लिम्स को दिया था, अब इसने एंग्लो इंडियन को भी दे दिया, यानी कि एंग्लो इंडियन ही कहीं खड़ा हो सकता है और वही सिर्फ वोट कर सकता है। क्रिश्चियन को दे दिया। अब आपको लगेगा सर अभी भी तो सेपरेट इलेक्टोरेट चलता है, नहीं। अभी आप देखते हैं कि भाई सीट रिजर्व है ना, कि दलित सीट आ गई, ओबीसी सीट आ गई, इस तरह से आप सुनते रहते हैं। तो उसमें दलित जैसे खड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं कि जो जनरल कास्ट के हैं, ओबीसी कास्ट के, वो वोट नहीं कर पाएंगे। वोट सारे करते हैं, बस ये खड़ा ये हो सकता है, मतलब जो भी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है। सेपरेट इलेक्टोरेट है कि खड़ा भी वही हो सकता है और वोट भी सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग करेंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ करी थी। इस 1919 के एक्ट ने बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया था, यानी द्विसदनीय जो विधानमंडल आप देखते हैं, जैसे हमारे पार्लियामेंट यानी यूनियन के केस में लोकसभा राज्यसभा है, ऐसे स्टेट के केस में 6 हमारे राज्य हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो बाई कैमरलिज्म जो है ना, ये भी इनिशिएट किया, फिर स्टार्ट किया 1919 के एक्ट ने। साथ ही साथ इसने एक काम और किया, दैट वाज किसने? डायरकी इंट्रोड्यूस करी।
ठीक है, डायरकी एट प्रोविंसेस को इंट्रोड्यूस किया प्रांतों में। कैसे? इसने यूनियन सब्जेक्ट और प्रोविंसेस सब्जेक्ट को अलग किया, यानी कि सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। यहाँ पे मैं ग्रीन से लिखता हूँ कि सब्जेक्ट्स को इसने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को जो आपके यूनियन वाले सब्जेक्ट्स और आपके हो गए प्रोविंसेस वाले सब्जेक्ट। इसमें जो यूनियन का लेजिस्लेचर है वो लॉ बना सकता है, जैसे अभी आप देखते हैं, और यहाँ पे प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अलग कर दिया, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में सिर्फ प्रोविंसेस के जो आपके लेजिस्लेचर हैं वो बना सकते हैं। अब इनको फर्दर दो कैटेगरी में इसने डिवाइड किया, एक को बोला रिजर्व्ड और एक को बोला ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। रिजर्व्ड आपका मैनेज कर रहा था, चलो वो तो इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको बता देता हूँ कि रिजर्व्ड जो सब्जेक्ट था उसके लिए जो गवर्नर था वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था, जो गवर्नर जनरल था ही वॉजेंट रिस्पॉन्सिबल, बट इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। इसको ये वो मैनेज कर रहा था अपनी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था उससे, और जो ट्रांसफर्ड है उनको अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मैनेज कर रहा था। खैर, ये जो सिस्टम है जहाँ पे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसी को हम बोलते हैं डायरकी। इसी चीज़ को हम डायरकी बोलते हैं, या फिर द्विसदनी, आई थिंक वैसे कोई द्वैध शासन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है द्वैध, ठीक है, द्वैध शासन, ठीक है। बाकी तो आपको हिंदी में नोट्स प्योरली मिलते ही हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में याद रखनी है। अब ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। पता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? कि उनको ये पावर होना, काफ़ी ज़्यादा पावर देना। ये 1935 के एक्ट ने दी थी। कैसे सर? 1935 का एक्ट तो आपने पढ़ा ही नहीं। अब देखो समझो 1935 का एक्ट। 1919 का जो एक्ट आया था ना, इसमें प्रोविंसेस में डायरकी लाई गई थी, बाई कैमरलिज्म लाया गया था, है ना, ये चीज़ की गई थी। इस 1935 के एक्ट ने क्या किया था? 1919 वाले को उलट दिया था। कैसे उल्टा था? इसने अब डायरकी ला दी सेंटर पे। अभी प्रोविंसेस में डायरकी थी ना 1919 वाले से, ये डायरकी लाया सेंटर पे, प्रोविंसेस से हटा दी और प्रोविंसेस को दे दी ऑटोनॉमी। प्रोविंसेस से डायरकी हटा दी और प्रोविंसेस को दे दी क्या? ऑटोनॉमी दे दी, स्वायत्तता दे दी उनको। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो 1935 के एक्ट से मिली थी हमको। और 1935 एक्ट जब हम सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो वहाँ देखा था, यहाँ पे हमने ये देखा था कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे बड़ा जो मेजर रोल रहा था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ही रहा था। ज़्यादातर चीज़ें जैसे कि हमारा इमरजेंसी के प्रोविजंस हो गया, ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया, ये सारी चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही ली हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी? किस आपके एक्ट ने विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत पेश किया? तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी ये इंट्रोड्यूस किया आपके 1935 के एक्ट ने, जिसने कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन सेटअप करने की भी बात कही थी, कि एक पूरा फेडरेशन सेटअप होगा, जो कि कभी फेडरेशन सेटअप हो नहीं पाया क्योंकि प्रोविंसेस इसमें कभी एग्री करी नहीं। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी बोलते हैं, कि संविधान की ऑटोक्रेसी होगी। और इसी से संविधान की ज़्यादातर जो चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ली। ऑप्शन नंबर सी। 11th, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो जो फेडरल कोर्ट है, भारत का संघीय न्यायालय है, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1935, 47, 46 या फिर 37? तो जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया दैट इज सुप्रीम कोर्ट, वो स्टैब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। एक्ट तो 1935 का था बट स्टैब्लिश हुआ था 1947 में। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ये बताइए कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी? फर्स्ट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट कब हुई थी? जल्दी से बताइए। ये हम लोग देख चुके हैं जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर देखा था। अगला क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, या फिर इलेक्टेड बाय द नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग? 1937 सबका सही आंसर है। 1947। अच्छा, अभी सही आंसर किसी का नहीं आया है। सब सही आंसर किसी का नहीं है अभी। सही आंसर नहीं आया है। सही आंसर है यहाँ पे 28 जैन 1950। रिवाइज वगैरह आप लोग नहीं कर रहे हो है ना? 28 जैन ऐसे याद रखो कि जिस दिन मतलब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया,
सॉरी एनफोर्स किया, अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को किया था। जब हमने अपने संविधान को लागू किया उससे 2 दिन बाद हमारी पहली सिटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट की 28 जन 1950 को। 12th नंबर क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन वर, वो आपके इलेक्ट कैसे हुए थे, बाई लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कैसे बनी थी, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी। और ये कैबिनेट मिशन प्लान ने पूरा प्लान रखा था कि 389 सीट्स होंगी, जिसमें कि 296 सीट्स आपकी ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश भारत से आएंगी, 93 आपकी विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट। ये कभी मतलब हिस्सा लिए नहीं तो नॉमिनेटेड वाले आए नहीं। इलेक्ट ये कहाँ कैसे हुए थे, ये इलेक्ट हुए थे आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन से, अप्रत्यक्ष चुनाव से। इन लोगों ने डायरेक्टली वोट नहीं किया था, लोगों के द्वारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग भेजे गए थे उन्होंने चुन के भेजा, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। तो कौन से आपके एक्ट से पावर टू डिस्कस द बजट मिला, यानी कि बजट पर चर्चा की शक्ति प्राप्त हुई। तो ये मिली थी आपके 1892 के एक्ट से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 1892 में बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, दैट इज पावर टू डिस्कस द बजट दिया गया था कि बजट को डिस्कस कर सकते हैं। वोटिंग पावर अभी भी नहीं थी बजट में, ठीक है, वोटिंग वो आगे चल के मिलती है, लेकिन एटलीस्ट बजट को डिस्कस करने की पावर अभी मिल गई थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंटर लेवल। तो सेंटर लेवल में डायरकी किस एक्ट से लाई गई, बताइए जल्दी से। 1909 का जो एक्ट था उससे, 1919, 1935 या फिर 1947। तो अभी मैंने बोला जो द्वैध शासन है, जो डायरकी है वो 1919 से इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन कहाँ पे आई थी, ये आई थी प्रांतों में यानी कि प्रोविंसेस में। और इस प्रोविंशियल डायरकी को ख़त्म करके डायरकी सेंटर लेवल पे लाई गई 1935 के एक्ट से, और प्रोविंसेस को दे दी गई ऑटोनॉमी 1935 के एक्ट से। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, सही आंसर होगा यहाँ पे सेंटर लेवल पे डायरकी पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन का सिद्धांत डैश को संदर्भित करता है। तो ये द्वैध शासन का मतलब होता क्या है, डिवीजन ऑफ द सेंटर लेजिस्लेचर into two houses, introduction of double government that is central and state, having two sets of ruler, one in London and another in Delhi, division of the subjects delegated to the provinces into two categories। तो सही आंसर क्या होगा, जो division of the subject delegated to provinces into two categories, यानी जो provincial subjects थे उनको फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा गया था। ठीक है, वो 2 कैटेगरी क्या थी, हमने देखा रिजर्व्ड, ठीक है, और ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड के लिए गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबल नहीं था, ट्रांसफर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल या फिर आंसरेबल था। क्लियर है, तो 1937 ही तो लगाया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी गलती से 1947 लगा दिया क्या, सॉरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से स्टैब्लिश हुआ था इन 1937, ऑप्शन नंबर डी, गलती से 1947 लग गया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था, मतलब सेटअप होने का प्रोविजन आया था, 1937 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स। यानी भारत के संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित था। टोटल कितने क्वेश्चन है, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स। तो जो सेंटर और इसके बीच में जो पूरा पावर, टोटल कितने, अरे रुक जाओ भाई, हैं मतलब रुक नहीं रहे हो, टोटल कितने क्वेश्चन है, कितनी देर क्लास चलेगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स। ये क्वेश्चन है आपका, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जिसने की फेडरेशन की बात कही थी। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, राइट। क्लियर है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। तो जो हमारा भारतीय विधायिका को पहली बार किसके द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था, इनकी द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाई। तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 था जिसने कि बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेल्फोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेजिडुअरी पावर्स वर गिवन टू।
तो जो 1935 का एक्ट था जिसने कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही थी, ठीक है, जो कि कभी आ नहीं पाया था, एक्चुअली में लागू हो नहीं पाया था। और ठीक है, तो 1935 का जिसने कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही थी, जो एक्चुअल में कभी आ नहीं पाया था, लागू हो नहीं पाया था, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन जिसने कि प्रोविंसेस से डायरकी को ख़त्म कर दिया था, सेंटर में डायरकी को ले आया था और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी थी, और साथ ही साथ प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म लेके आया था। यानी कि जो 1919 ने किया था वो 1935 ने पूरा रिवर्स कर दिया था। 1919 ने क्या किया था, 1919 डायरकी लाया था, कहाँ पे, प्रोविंसेस पे, ठीक है, ये किया था इसने। 1919 ने क्या किया था, बाई कैमरलिज्म, ठीक है, बाई कैमरलिज्म एट सेंटर, ठीक है, सेंटर पे द्विसदनीय विधानमंडल किया। इसने क्या किया, 1935 ने पूरा उलट के रख दिया। 1935 ने सबसे पहले डायरेक्ट प्रोविंसेस खत्म किया और डायरकी को दे दिया सेंटर को, और प्रोविंसेस को दे दिया बाई कैमरलिज्म, यानी कि उल्टा कर दिया इसने, और प्रोविंसेस को दे दी ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, मतलब वो तो खैर लेना देना उससे नहीं है। रेजिडुअरी पावर्स पूछ रहा है, रेजिडुअरी पावर जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं 7th शेड्यूल में हमारी यूनियन लिस्ट है, 7th शेड्यूल में हमारी स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ में हमारा सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, और कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर यूनियन ने बना दिया तो वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो तीनों लिस्ट में नहीं है, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअरी लिस्ट। और आज को रेजिडुअरी लिस्ट में सब्जेक्ट पे लॉ बनाने का काम या फिर लॉ बनाने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, यानी संसद कानून बना सकती है रेजिडुअरी लिस्ट में, वो लिस्ट जो कि वो लिस्ट का सब्जेक्ट जो किसी में मेंशन नहीं है। 1935 वाले ने ये पावर दे रखी थी गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे और एक चीज़ कल हम लोगों ने पढ़ी थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के हिसाब से जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था वो किस में आता था, बताइए। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था वो कौन सी लिस्ट में आ रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अकॉर्डिंग, जो हमने कल पढ़ा था। तो ये आ रहा था आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में, ठीक है, ये था आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में। और आज भी हमारी किस में, स्टेट लिस्ट में। जो इंपॉर्टेंट चीज़ उतनी नहीं होती है या फिर जो बहुत ही ग्राउंड लेवल की चीज़ें होती हैं वो हम स्टेट लिस्ट में रखते हैं। क्लियर। 19 नंबर क्वेश्चन है, वन अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सेलियंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, यानी निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। क्या इनमें से मुख्य विशेषता यानी कि सेलियंट फीचर नहीं था, नॉट पूछ रहा आपसे। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स वर allocated to provincial legislature, it marked the beginning of the provincial autonomy, फिर it abolished डायरकी at the provincial level and introduced it at the center, not a salient feature। तो इसने ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही थी, बिल्कुल ठीक है। इसने कि अधिनियम एक अखिल भारतीय महासंघ बनाने की बात की थी, जो एक्चुअल में कभी भी आ नहीं पाया था बिकॉज प्रोविंसेस एग्री नहीं किए थे। रेजिडुअरी सब्जेक्ट वर अलॉकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, अभी मैंने आपको बताया। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये भी सही है। इट अबॉलिश डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस्ड इट एट द सेंटर, ये भी सही है। नॉट अ सेलिएंट फीचर कैसे हो सकता है फिर ये, यहाँ पे मुझे नन ऑफ दी अबव सही आंसर होगा बिकॉज यहाँ पे एक्ट ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही थी। रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स वर अलॉटेड टू, ओके 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 ओके, यहाँ पे बी वाला गलत होगा। बी वाला गलत इसलिए होगा बिकॉज रेजिडुअरी जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को एलोकेट नहीं किए गए थे, ये आपके दिए गए थे गवर्नर जनरल को, ठीक है। गवर्नर जनरल को इसमें पावर दे दी गई थी कि वो लॉ बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th। द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा बनी थी वो किस प्लान के तहत बनी थी। साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, क्रिप्स मिशन या फिर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जो हमारी संविधान सभा बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो ब्रिटिश जो कैबिनेट डेलीगेशन था जिसको हमने कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से जानते हैं, जिसमें 3 लोग थे, उसके थ्रू बनी थी। कैबिनेट मिशन प्लान में कौन कौन तीन लोग थे, एक तो एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। और जो पैथिक लॉरेंस थे इसमें चेयरमैन थे, पैथिक लॉरेंस वॉज दी चेयरमैन। 3 लोग थे और इसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, यानी कि इनमें से कैबिनेट मिशन का कौन सदस्य नहीं था। विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स या फिर एवी अलेक्जेंडर। तो विलियम वुड इसके मेंबर नहीं थे। इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1947 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज,
तो एक इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, यानी कि एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ये सरकार इसलिए गठित की गई थी ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो सके ब्रिटिश जो अभी तक रूल था और इंडिपेंडेंट रूल से एक स्मूथ ट्रांजिशन हो सके, और इसलिए एक इंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी। इस अंतरिम गवर्नमेंट जो बनाई गई थी इसमें प्रेसिडेंट हुआ करते थे जो उस समय एक तरह से हम बोल सकते हैं वॉइस रॉय, और इसमें जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर है। अब इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी देख लेते हैं। इंडिया की पहली कैबिनेट थी द इंतरिम गवर्नमेंट पोर्टफोलियो इन सितंबर 1946। एक्चुअल में जो अंतरिम सरकार बनी थी इसमें 14 थे, ठीक है, 14 मेंबर्स थे, जिसमें कि आने थे आपके 6 आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, 5 आने थे मुस्लिम लीग से, और बाकी के जो 3 हैं वो नॉमिनेटेड बाई वॉइस रॉय, ठीक है, नॉमिनेटेड, ये तो नॉमिनेटेड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस, नॉमिनेटेड बाई मुस्लिम लीग और नॉमिनेटेड बाई वॉइस रॉय। और इसमें जो प्रेसिडेंट होना था वो वॉइस रॉय होना था, वाइस प्रेसिडेंट हमारे जवाहरलाल नेहरू बने। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग ने इनिशियली इसको अपोज किया था। इनिशियली मुस्लिम लीग डिड नॉट ज्वाइंड इट, इनिशियली मुस्लिम लीग डिड नॉट ज्वाइंड इट, उसके बाद ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग ने, ठीक है। लेकिन जब इसको लगा कि कांग्रेस तो मतलब काफ़ी मेजॉरिटी में आ रही चुनाव में, तो उसके बाद फिर उसने खैर डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करने की घोषणा कर दी थी। तो बलदेव सिंह इसमें डिफेंस होल्ड कर रहे थे, जॉन मथाई फाइनेंस, असफ अली इसमें ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, जगजीवन राम लेबर। ये सब हमारी पहली कैबिनेट थी, ठीक है, इंतरिम गवर्नमेंट की। तो इसमें आपको वाइस प्रेसिडेंट पता होने चाहिए, जवाहरलाल नेहरू थे, होम मिनिस्टर, डिफेंस और फाइनेंस, और आपका बस इतना ही आपको पता होने की ज़रूरत है। यूजुअली इतना ही पूछता है अगर पूछता है तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियन, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना मैंने, हाँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर, अगेन वही सेम क्वेश्चन आपका, कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो ये हमारे थे राजेंद्र प्रसाद। पहले तो हमारे बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, बट वो टेम्प्रेरी तौर पे बने थे। हमने फ्रेंच प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया था, सबसे जो सीनियर मोस्ट थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको बना दिया था एक टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट, अस्थाई जो सदस्य बोल सकते हैं। और जो परमानेंट बने हमारे प्रेसिडेंट दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। ये हमारे कंट्री के भी पहले प्रेसिडेंट बने, और कब इनको कंट्री का पहला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था, या फिर बाई दी आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। जब हमने क्या किया था, जब हमने अपने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था, जब हमने अपने नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया था, उसी दिन ही हमने राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इलेक्ट किया था, ठीक है। 25th क्वेश्चन है, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने प्रियम्बल प्रपोज किया था बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी, नेहरू, अंबेडकर, BN राव या फिर महात्मा गांधी। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी हु प्रपोज द प्रियम्बल, तो प्रियम्बल किसने प्रपोज किया था, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने मूव किया था, 13 दिसंबर 1946 को, जो कि अडॉप्ट हुआ था आपका 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। और एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने देख चुके हैं पहले ही, कि जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट हुआ था कब, वो जब पूरा प्रियम्बल जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो चुका था, उसके बाद हमारा प्रियम्बल एक तरह से बन के तैयार हुआ था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। क्वेश्चन नंबर 26, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, तो कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सारे वही सेम क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, ये आप कर लेंगे खुद से, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन के आंसर जो, क्योंकि कल हम लोगों का लाइव हुआ था टेलीग्राम पे, प्राइवेट टेलीग्राम पे, तो आप लोगों का ये था कि सर जो आप यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देते हैं उसके आंसर दे दिया करिए। तो वैसे तो आई थिंक ये सब कर लेंगे। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है, सिंपल। ये अच्छा क्वेश्चन बताइए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर ऑन, तो जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो कब बनी थी, CGL इकोनॉमिक्स के फुल कोर्स प्लेलिस्ट डाल दो प्लीज़। USA से लिया गया, लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है। अंकित स्पीक्स ने सही ऐड किया कि जो प्रियम्बल है वो हमने कहाँ से बोरो किया, USA से, जो कॉन्सेप्ट है, बट लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, 29 अगस्त 1946 को हम ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसके चेयरमैन हमारे अम्बेडकर जी थे, जिसमें कि टोटल अम्बेडकर जी को मिला के 7 लोग थे। 31st फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाई, भारतीय संविधान का पहला आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो भारतीय संविधान का पहला मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो सही आंसर इसमें क्या होगा, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाई हमारे ये थे KM
सॉरी बी एन राव, ठीक है, बी एन राव जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र भी थे, ठीक है, ही वॉज दी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, यानी कि या फिर इनको लीगल एडवाइज़र भी बोलते हैं, संवैधानिक सभा के लीगल एडवाइज़र, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार था। वही सेम क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं जो कि हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग। चलिए तो पार्ट्स यहाँ पे देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कितने क्या पार्ट्स देखे हैं उसको रिवाइज करते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि पार्ट 1 से लेकर 10 तक आपको ट्रिक की ज़रूरत है। जल्दी से बताइए पार्ट 1 में क्या है, 2 में क्या है, रिकॉल करिए। पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 5 में क्या है, पार्ट 6 में क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। पार्ट 7 में क्या है, चलो ये मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो मैं आपको ये भी बता चुका हूँ। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 10, ये इतने आपको पहले तो जल्दी से कमेंट में बताइए। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो इससे हमने क्या पढ़ा था, यूनियन एंड टेरिटरी, ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरी यानी कि संघ व उसके राज्य क्षेत्र। पार्ट 2 में क्या पढ़ा था, पार्ट 2 में हमने पढ़ा था सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में, ठीक है, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में। पार्ट 3 में हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़े। पार्ट 5 में हमने पढ़ा यूनियन यानी कि संघ के बारे में। जब संघ की बात करते हैं तो पार्लियामेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव हमने पढ़ा 52 से 78, फिर हमने पार्लियामेंट पढ़ा 78 से लेके 123 तक, फिर हमने इसकी फेडरल जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा 124 से लेके 147 तक, ठीक है। फिर अगर हम बात करें पार्ट 6 में आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। पार्ट 7 में अगर हम बात करें, ये इट वॉज रिपील्ड यानी कि इसको ख़त्म कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। कौन से अमेंडमेंट से, मैंने आपको बताया भी था, 7th अमेंडमेंट। वही 7th अमेंडमेंट जिसने ये बोला था कि आपका हाई कोर्ट जो है वो मल्टीपल स्टेट या यूटीज़ को सर्व कर सकता है, एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है। वही 7th अमेंडमेंट जो कि 1957 में आया था और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आया था, जिसने कि जो हमारा स्टेट्स का क्लासिफिकेशन था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस तरह से उसको अबॉलिश किया था। पार्ट नंबर 8। अब मुझे आप बताओ स्टेट के बाद आप क्या रखोगे, पहले अगर यूनियन है फिर स्टेट है तो उसके बाद आप यूटी रखोगे ना, यूटी रखोगे, केंद्र शासित प्रदेश। भाई यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, अब कौन बचा, यूटी बचा। अब यूटी भी हो गया, अब कौन आएगा, अब हमारी लोकल गवर्नमेंट आएंगी। हमने कल ही पढ़ा है कि पार्ट नंबर 9 जिसको कि 73rd अमेंडमेंट से ऐड किया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ये बात करता है पंचायत की। अब पार्ट 9 में इसके और दो कंपोनेंट पार्ट 9 के अंदर, जो कि है पार्ट नंबर 9A और पार्ट नंबर 9B। अगर हम बात करें पार्ट नंबर 9 तो पंचायत की बात करता है, और पार्ट नंबर 9A जो है वो बात करता है म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिकाओं की। तो पंचायत की अगर बात करें 73rd अमेंडमेंट से ऐड हुआ, ठीक है। और आर्टिकल तो आपको पता ही है 243 से 243O, कल ही हम लोगों ने सारे आर्टिकल्स देखे थे। अच्छा जल्दी से आपसे मैं पूछता हूँ, आर्टिकल नंबर 243F में क्या दिया हुआ है, जल्दी से ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया था ये सारी चीज़ें। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ आपकी 74th अमेंडमेंट से ऐड हुई। और पार्ट नंबर 9B की अगर बात करें, बात करते हैं सहकारी समितियों यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है पार्ट नंबर 9B, जिसको कि हमने ऐड किया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और एफ से फेल यानी कि ये बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन किन किन ग्राउंड्स पे हो सकता है और किन ग्राउंड्स पे नहीं हो सकता, यानी कि किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता अगर किसी की एज 25 नहीं हुई है, क्योंकि एज मिनिमम चाहिए 21 साल आपका अगर आपको चुनाव लड़ना है तो ये हमने देख लिया। पार्ट नंबर 10 नहीं देखा भी, ओके सॉरी, ठीक है। तो एक सेकेंड, पार्ट नंबर 10 नहीं देखा भी, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पार्ट नंबर 10 तक देख लिया। अब यहाँ पे हम आते हैं, पार्ट नंबर 10 तक तो आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको ट्रिक बता दूंगा जिससे कि आपको सारे बाकी के भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 10 तक हमें यहाँ तक याद हो गए, आर्टिकल्स यहाँ पे आपके सारे लिखे हुए हैं। एक चीज़, एंड वो एक चीज़ ये है कि अगर हम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ओरिजिनली यानी कि मूलतः यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स थे 22। बट अगर हम एट प्रेजेंट बात करें, एट प्रेजेंट यानी कि मौजूदा समय में, तो ये हमारे संविधान में कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। एक्चुअल में 4 ऐड किए गए थे, 4 जोड़े गए थे, बट अभी मैंने बताया कि 7th अमेंडमेंट से जो 7वां वाला था उसको हटा दिया गया था। तो 4 जोड़े गए, 1 हटा दिया गया, तो
कितना नेट इंक्रीज़ कितना हुआ, 3 पार्ट का हुआ, ठीक है। तो 25 पार्ट है हमारे। वैसे हमें 22 तक पढ़, मतलब इसी में कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि वो अलग से कुछ है आपका, इसी में कंटेंट है। वो जो 22 आप देख पा रहे हैं इसी के अंदर ही 25 पार्ट हैं। कैसे, अब देखिए 14 आपके पार्ट नंबर 9 के अंदर ही 9A 9B 9 ऐसे वो डला हुआ है, ठीक है। पार्ट नंबर 9 9A 9B, पार्ट 4 में पार्ट 4A है, ठीक है। अभी पार्ट 14 में पार्ट 14A है। तो इसी तरह से वो पार्ट के अंदर ये सब क्लॉज जब जुड़ गए हैं तो वो टोटल मिला के 25 पार्ट हो गए हैं। इज दैट क्लियर? तो पार्ट नंबर ये आपका 10 तक याद हो गया। अब यहाँ पे ट्रिक देखिए कि पार्ट नंबर 11 से कैसे याद करना है, या फिर एक काम करिए, ये जो पार्ट नंबर 11 है इसको भी याद कर लीजिए, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इसके बाद चालू करते हैं। बस एक और याद कर लीजिए, दैट इज़ पार्ट नंबर 11 जो बात करता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी कि संघ व राज्यों के बीच में क्या रिलेशंस होंगे, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अब इसके बाद हम लोग ट्रिक्स याद कर लेते हैं फ्रॉम पार्ट नंबर 12। अब पार्ट नंबर 12 से कैसे याद करेंगे वो ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक कुछ इस तरह से आपकी कि फॉरेन टूअर्स, ठीक है, फॉरेन टूअर्स साउंड टू एक्सपेंसिव, ठीक है, टू एक्सपेंसिव, फॉरेन टूअर्स साउंड टू एक्सपेंसिव। अब ये किस तरह से हमें याद करना है, एफ से यहाँ पे क्या है, देखो ये पार्ट नंबर 12 है, ये हमें बताएगा, ये पार्ट नंबर 13 है आपका, ये पार्ट नंबर 14 है, ये पार्ट नंबर 14A है, ये पार्ट नंबर 15 है। तो अगर हम इसकी 12th की बात करें, दैट टॉक्स अबाउट फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि वित्त और संपत्ति के बारे में बात करता है। अगर हम हिंदी में बात करें कॉन्ट्रैक्ट्स, टूवर्ड्स टी से हो जाएगा आपका ट्रेड एंड कॉमर्स या फिर ट्रेड एंड इंटरकोर्स, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि वाणिज्य के बारे में बात करता है ये हमारा, ठीक। फिर है हमारा एस, साउंड, एस से है आपका सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज, याद करिए सर्विसेज। पार्ट नंबर 14 में हमने क्या पढ़ा था, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और ज्वाइंट पीएससी, ये पढ़ा था। तो सर्विसेज के बारे में तो बात कर रहा है। फिर पार्ट नंबर 14A मैंने आपको बताया था, याद करो, ट्रिब्यूनल्स बताया था, जिसको 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, ट्रिब्यूनल्स को इसको जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट से। और इसमें 2 ही आर्टिकल हैं। 2 आर्टिकल क्या है, देखो 315 से लेकर 323 तक में है इसमें आर्टिकल, यही तो हमने पढ़ा था। यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जेपीएससी 315 से लेकर 323, इसमें है 323A और 323B। पार्ट नंबर 15 ई से इलेक्शन, आपको पहला लेटर देखना है, बस पहला लेटर, ठीक है, ये से हो जाएगा आपका इलेक्शंस। और ये भी हम लोग याद किए ही थे, बाई चांस अगर आपको याद नहीं रहा कि भाई पार्ट नंबर 15 में हमारा इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन, तो इसमें इलेक्शन कमीशन यानी आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 तक में। तो आई होप ये याद हो गया होगा। फॉरेन टूअर्स साउंड टू एक्सपेंसिव, ये आपको ट्रिक याद करनी है 12 से लेके 15 तक याद करने के लिए। अब अगर पार्ट नंबर 16 से आपको याद करना है तो 16 के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, रुकिए जरा, ठीक है, इसको मैं यहीं पे एक ही उसमें कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक कुछ इस तरह से है, पार्ट नंबर 16 से लेके आपकी कि शी ओन्स, ठीक है, क्या ट्रिक है, शी ओन्स एक्सपेंसिव, शी ओन्स एक्सपेंसिव मैट्स, यानी कि उसके पास महंगी महंगी चटाइयाँ हैं। शी ओन्स एक्सपेंसिव मैट्स, शी से हो जाएगा, एस से हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका ये मैं लिख देता हूँ कौन कौन सा पार्ट को ये सिग्निफाई कर रहा है। तो 15 तक हो गए, ये 16 है, ये 17 है, ये आपका 18 पार्ट नंबर की बात कर रहा है, ये आपके 19 की बात कर रहा है, ठीक है, ये आपके 20 की बात कर रहा है, ये आपकी 21 की बात कर रहा है और ये आपकी बात कर रहा है 22 की। क्लियर है? तो एस से यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, ठीक है, रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, वो आपका सब फोटो में लिखा हुआ है और नोट्स में भी मिल जाएगा। तो बस आपको याद रखना है एस से स्पेशल प्रोविजंस है, ठीक है। ओ से आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, तो जो आपकी आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज, इसका शेड्यूल जरा बताइए मुझे, कौन सा शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई है। तो ये आपका पार्ट की अगर बात करें 17 में। जो एक्सपेंसिव का जो ई है ये बात करता है इमरजेंसी प्रोविजन, जिसको कि हम देख चुके हैं वैसे, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस भी हम देख चुके हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं, जल्दी से बताइए। पार्ट नंबर अगर 19 की अगर बात करें तो ये एम से है, यहाँ पे मिसलेनियस चीज़ें दी हुई है, मिसलेनियस, ठीक है। ए से अगर बात करें, पार्ट नंबर 20 बात करता है अमेंडमेंट की, यानी कि संवैधानिक संशोधन की, ये हमने किस कंट्री से बोरो किया ये बताइए। टी से यहाँ पे आपका है, टी से क्या है, टी से टी से क्या है, टी से एक बार देखना पड़ेगा यहाँ पे। टी से हाँ, ये टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। और एस से आपका शॉर्ट टाइटल, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेम्पररी टाइटल, और यहाँ से आपका शॉर्ट प्रोविजंस, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो कभी
शायद ही कभी एसएससी ने पूछे हुए हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस हमने किसी कंट्री से बोरो नहीं किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरो किए हैं। अब जिसने भी जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से लिखा है, तो जो हमने जर्मनी से बोरो किया है वो ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स का जो सस्पेंशन हो जाता है, जो मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन हो जाता है ड्यूरिंग आर नेशनल इमरजेंसी, उस प्रोविजन को हमने वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया है। और अमेंडमेंट आप जानते हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो आपको 2 ट्रिक याद करनी है, पार्ट 12 से लेके पार्ट 15 तक एक अलग ट्रिक है, फॉरेन टूवर्ड्स साउंड टू एक्सपेंसिव। पार्ट नंबर 16 से लेके पार्ट नंबर आपका 22 तक है, मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बीच बीच में घुसे हुए टोटल 25 पार्ट हैं। वो भले 22 साउंड कर रहे हैं, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया जैसे पार्ट नंबर 14 में 14A घुसा हुआ है, पार्ट नंबर 9 के अंदर 9A 9B है, तो उस तरह से आपके टोटल मिला के 25 हो जाते हैं वो। तो स्पेशल ये शी ओन्स एक्सपेंसिव मैथ्स, तो शी से स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टन क्लासेस। ओन से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि हमारा 8th शेड्यूल में दिया है। कितनी भाषाएं दी हुई हैं? 22। पहले कितनी थी? 14 थी, अभी 22 हैं। एक्सपेंसिव ई से इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, जो कि 18 नंबर में है। 19 में अगर बात करें मिसलेनियस की बात करता है। 20th आपका अमेंडमेंट की बात करता है। टी से आपका टेम्प्रेरी टाइटल्स वगैरह है। और 22, ठीक है, 22 में शॉर्ट प्रोविजंस वगैरह। आई होप यहाँ तक सभी को हो गया है याद। बताइए क्या क्वेश्चंस लगाए जाएँ अभी? शी सीम्स रिच। आपातकाल जर्मनी गलत है, ठीक है, जर्मनी गलत है। जिन लोगों ने जर्मनी बोला है सबका गलत है, बिकॉज प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी हम लोगों ने लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। क्वेश्चंस लगाए जाएं। याद हो गए सभी को भी सारे पार्ट्स? 1 से लेके 10 तक तो हमें पहले याद थे, फिर यहाँ और 11 हम लोगों ने याद कर लिया कि 11 है कि भी रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, और फिर 12 से हम लोगों ने ट्रिक याद कर ली। 12 से 15 के लिए अलग, फॉरेन टूवर्ड्स साउंड टू एक्सपेंसिव, और 16 से लेके, वैसे इसके लिए भी अगर आप ट्रिक बोलोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको आपको ट्रिक से याद करना चाहिए। ये सारे पता होने चाहिए कि पार्ट 1 में यूनियन टेरिटरी कौन कौन से आर्टिकल हैं, पार्ट 2 ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। क्लियर है? चलिए लगाया जाए फिर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? कौन सा पार्ट है आपका जो बात करता है यूपीएससी की? यूपीएससी कौन सी पार्ट बात करता है? सर्विसेज। सर्विसेज मतलब एस मतलब 14। वैसे तो ये हम लोगों ने पढ़ाई था, आपका ये पार्ट नंबर 14 में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर रेसेस, अच्छा रेसेस अभी क्वेश्चन कर लो, फिर रेसेस ही रेसेस लेना 2 दिन का, ठीक है। और 2 दिन में पूरी पॉलिटी रिवाइज कर लेना। परसों टेस्ट होगा संडे को, और मंडे से स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। पार्ट नंबर 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार आपके दिए हुए हैं। सिंपल ड्यूटीज़ आपकी पार्ट नंबर 4A में दी हुई है। नागरिकता आपके पार्ट 2, डीपीएसपी अगर पार्ट नंबर 4 यानी कि पार्ट नंबर 4, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में। क्लियर? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट एंड लेजिस्लेचर? तो स्टेट और लेजिस्लेचर से पार्ट नंबर 6 डील, पार्ट नंबर 6 कहाँ है? पार्ट नंबर 6 डील करता है। पार्ट नंबर 7 आपका रिपील किया जा चुका है 7th अमेंडमेंट से। पार्ट नंबर 4 आपका डीपीएसपी से डील करता है। पार्ट नंबर 5 आपका डील करता है यूनियन से। क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप? नागरिकता से कौन सा भाग संबंधित है? तो भाग नंबर 2 यानी कि पार्ट नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पार्ट डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। सर रिप्रोडक्शन पढ़ाइए। अच्छा, भारत के संविधान का भाग डैश संविधान के संशोधन से संबंधित है? 18, 13, 20 या फिर 10? तो सही आंसर क्या होगा? अमेंडमेंट की बात हो रही है, पार्ट नंबर 20, ऑप्शन नंबर सी। पार्ट डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रटे होने चाहिए आपको, ये रटे होने चाहिए, ठीक है। अब जो इक्का दुक्का जो मिसिंग है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ताकि जो अगर कुछ मिसिंग है आपका वो इससे कवर अप हो जाएगा, वो सारे जो मिसिंग होल्स हैं वो भर जाएंगे आपके। पार्ट, विच पार्ट डील्स विद दी 40 रुपये? सर प्लीज़ रीड प्रीवियस सुपर चैट। प्रीवियस सुपर चैट क्या थी? पहले भी किसी ने भेजा क्या? वो कैसे पता चलेगा मुझे? कैसे पता चलेगा किसने क्या प्रीवियस सुपर चैट भेजा? चलो, तो इसमें कौन सा पार्ट है जो डील करा ट्रेड एंड कॉमर्स है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये है हमारा पार्ट नंबर 13, ऑप्शन नंबर डी याद करिए। फॉरेन टूवर्ड्स साउंड्स टू एक्सपेंसिव, तो एफ से आपका फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स, और अगर टी से बात करें ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ये है आपका पार्ट नंबर 13। 20 अमेंडमेंट की बात करता है। पार्ट एंड शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ की बात करता है। पार्ट नंबर 15 की अगर बात करें तो इलेक्शंस की बात करता है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट लॉज इनकंसिस्टेंट विद पार्ट 3 बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 आर वॉइड? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत
करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ होने से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है। ये बात करता है आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल पूछ रहा होगा ना आपसे, आर्टिकल नंबर 13 याद करो। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक हमारा है एफआर के बारे में। 12 बात करता है स्टेट को डिफाइन करता है। 13 बोलता है कि एनी लॉ मेड विच इज़ इन कंट्रावेंशन विद द फंडामेंटल राइट शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। अगर कोई भी ऐसा कोई कानून बना जो मौलिक अधिकारों के विरोधाभास में है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का पावर हमारे जुडिशरी के पास है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि इसमें सारे लॉ कवर हैं, परमानेंट लॉज, टेम्प्रेरी लॉज, बाई लॉज, ऑर्डिनेंस तक कवर्ड है, याद रखना। बट इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कवर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 13 एज अ लॉ। बट अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेगा, केशव नंदा में ऐसा बोला कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 13 अंडर द लॉ, बट बेसिक स्ट्रक्चर को अगर डिस्ट्रॉय करेगा तो जुडिशरी इस पर रिव्यू कर सकती है, ऐसा बोला था केशव नंदा भारती केस पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, आर्टिकल नंबर 13। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 8 नंबर। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। तो अभी मैंने बताया आपको फॉरेन टूवर्ड साउंड्स टू एक्सपेंसिव, फॉरेन एफ पार्ट नंबर 12 से चालू होता है। पार्ट नंबर 10 शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज। पार्ट नंबर 9 ये आपका डील करता है पंचायत। और पार्ट नंबर 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करना है। पार्ट 7 बता दो सर, दीपक सिंह बता तो दिया। पार्ट नंबर 7 को रिपील किया जा चुका है बाई 7th अमेंडमेंट, इसलिए वो नहीं पढ़ना है। अगला है आपका 40 रुपये भेजे पीयूष यादव ने। अच्छा, थैंक यू पीयूष जी। आपका कुछ क्वेश्चन वगैरह है क्या? द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से उसमें मेंशन है? पार्ट नंबर 4A में ऑप्शन नंबर बी। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट डीपीएसपी। और पार्ट नंबर 6 स्टेट। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ आर्टिकल आर एसोसिएटेड विद पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाग नंबर 15 फॉरेन टूवर्ड साउंड टू एक्सपेंसिव यानी कि ई मतलब आपका है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन है 324 से लेकर 329 तक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 11th की अगर बात करें पार्ट नंबर 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 20 किससे डील करता है? आर्टिकल जरा बताइए, आर्टिकल कौन सा होगा? 368 यानी कि अमेंडमेंट। इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो कौन सा हमारा ये है? पार्ट नंबर 18। ठीक है, शी ओन्स एक्सपेंसिव। तो शी ओन से हमारा 16 से चालू हो रहा था। 16 स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है, 17 बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज की, 18 बात करता है हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस की। ठीक है, तो 18 पार्ट में दिया 18 ये आपका इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज है 17 में। ठीक है, और मिसलेनियस किस में है? मिसलेनियस है आपका जस्ट इसके बाद मैथ्स में एम से मिसलेनियस है, दैट इज आपका 19 में आता है। 12th नंबर है पार्ट नंबर 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। भाग नंबर जो 17 है वो किससे डील कर रहा है? तो 18 डील कर रहा है इमरजेंसी से, उससे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से सही मैच कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक करता है भाग नंबर 4 का आर्टिकल नंबर 51 से लेके 51 ABCD से लेके के तक है। जल्दी से बताइए 51A सब क्लॉज जे में क्या है जल्दी से? ठीक है, हमारी यानी कि जे वाली जो ड्यूटी उसमें क्या मेंशन है? स्टेट अगर बात करें पार्ट 6 ये भी सही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 13 में क्या है? 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये आपका गलत हो गया क्योंकि अटॉर्नी जनरल तो आपका पार्ट नंबर 5 में ही है ना, क्योंकि रिकॉल करिए अटॉर्नी जनरल मतलब आर्टिकल नंबर 76। और हमारा पार्लियामेंट तो अगर हम देखें तो स्टार्ट हो जाता है कहाँ से? तो हमारा यूनियन अगर हम बात करें, यूनियन पार्ट 5 में दिया हुआ है। और यूनियन कहाँ से चालू होता है? 52 से कहाँ तक जाता है? 123 तक जाता है। ठीक है, और एक्चुअल में अगर यूनियन देखा जाए तो 123 तक नहीं 147 तक जाता है या फिर 148 तक जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा एक तरह से फिर हमारा चालू होता है स्टेट के बारे में, क्योंकि 52 अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की बात करता है तो 52 से लेके 78 तक हमारा दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव के बारे में। जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 में 79 से लेके 122 तक दिया हुआ है हमारे पार्लियामेंट के बारे में। चैप्टर 3 में ऑर्डिनेंस के बारे में दिया हुआ है। चैप्टर 4 उसमें दिया हुआ है जुडिशरी के बारे में। ठीक है, और चैप्टर 5 में दिया हुआ है आर्टिकल 148 कैग। चैप्टर वाइज आपको पता होना चाहिए बिकॉज चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में। तो आंसर यहाँ पे 3 होगा। सर्विसेज अंडर दी यूनियन एंड स्टेट सर्विसेज आती हैं आपके पार्ट नंबर 14 में। पार्ट नंबर 14A में क्या आता है जल्दी से बताइए? पार्ट नंबर 14A। और जे हमने कैसे याद किया था? जे को याद किया था जडेजा से या फिर जड्डू से। तो जडेजा क्या है? बहुत ही वर्सेटाइल है मतलब हर स्फीयर में एक्सीलेंट है, हर चीज़ में एक्सीलेंट है, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो। तो टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेबिलिटी या फिर इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, वो बात करता है आर्टिकल नंबर 51A सब क्लॉज जे। 14A बात करता है ट्रिब्यूनल्स की। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स की बात करता है जिनको हम
आई थिंक अधिकरण बोलते हैं हिंदी में, और ये आर्टिकल नंबर 323A और 323B में दिया हुआ है। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 14 आखिरी क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंटली हैव। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो पहले तो 22 थे, अभी वर्तमान में 25 हैं, और ये होता है आपका ख़त्म। सारे सबको पार्ट्स याद हो गए, तो बहुत लोग बोलते थे सर पार्ट्स करवा दीजिए, पार्ट्स करवा दीजिए। 101 रुपये भेजें क्या यार ने, सर बिग फैन, कैन यू टेल दी सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ क्लासेस इन दी अपकमिंग जीएस क्लासेस। आई स्कोर्ड 30 इन प्री, आई स्कोर 13 प्री सर, मेंस में भी अच्छा करना। तो अच्छा स्कोर है, ठीक है, बढ़िया स्कोर है, 30 आपका नंबर प्रीलिम्स में। और कैन यू टेल द सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ क्लासेस इन दी अपकमिंग जीएस क्लासेस। क्या यार, कल आई थिंक आप बैच में एनरोल नहीं हो गए, क्योंकि कल हम लोगों ने प्राइवेट टेलीग्राम किया था, आपको बताया था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैच में एनरोल करोगे तभी बताऊँगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके बाद हम लोग बायो करेंगे, ठीक है। आपके मेंस तक बायो और ज्योग्राफी पूरी ख़त्म हो जाएगी। PYQ सीरीज़ आपकी चल रही है, अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप PYQ सीरीज़ को फॉलो करते रहो। इसमें आपको जो भी अगर ज़रूरत लगती है कि भाई मुझे ये चैप्टर नहीं आता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है सेल चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो आप उसको मत देखो, सिंपल सी बात है। आप अपने से PYQ सेशन में जो मैं आपको करवा रहा हूँ उससे करते रहो। अगर आपको कोई चैप्टर लगता है कि भाई मुझे टिश्यूज़ चैप्टर नहीं आता है या फिर मुझे रेस्पिरेशन समझ नहीं आता है, तो आप यहाँ पे इसी वजह से मैंने लाइव क्लासेस फ्री कर रखी ताकि आपको बैच में एनरोल करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको लगता है कि बस इक्का दुक्का के लेक्चर का हमें नीड है तो वो यहाँ से कर लो। बाकी PYQ सीरीज़ में रेगुलर रहो, और निट्टो वाली जो सीरीज़ चल रही है उसमें आप रेगुलर रहो, ठीक है। इतने में आप रेगुलर रहो, इससे आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बाकी अगर 11 वाली क्लास में बात करें, पॉलिटी आज खत्म हो गया है, बायो भी हो जाएगा और ज्योग्राफी भी पूरा आपके मेंस तक ये तो पक्का हो ही जाएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा होता है वो जितना भी होता है मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना हो जाएगा। बाकी आप उसमें कवर करते रहो। और बाकी तो ये है कि मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रहा हूँ, जिससे कि आपका स्टैटिक वाला पोर्शन, वैसे तो मेंस में उतना ज़्यादा स्टैटिक पूछा नहीं गया, ठीक है, वैसे तो स्टैटिक उतना ज़्यादा पूछा नहीं गया, राइट, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा दूंगा फायर, ओके। तो फिर भी मैं आपको ये YT शॉर्ट्स के थ्रू स्टैटिक वाला पोर्शन कंप्लीट करवा रहा हूँ, मतलब कंप्लीट इन द सेंस वैसे तो इस बैच में कवर करेंगे ही, बट फिर भी मैं छोटे छोटे वीडियो से आपको करवा रहा हूँ। जैसे आज आपको मिलेगा आई थिंक क्या YT शॉर्ट में मिलेगा, आज मिलेगा भरतनाट्यम के एक्सपोनेंट को याद करने की पूरी ट्रिक। फिर आपको मिलेगा कि कैसे अगर आपको पार्लियामेंट के सारे आर्टिकल याद हैं तो आपको कैसे, सर UPSC के लिए कुछ दया करिए, अच्छा। तो अगर आपको सारे आर्टिकल याद हैं पार्लियामेंट वाले, तो स्टेट लेजिस्लेचर के आर्टिकल आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी एक ट्रिक पे अभी शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगा। तो आज वो आ नहीं पाया, 8 AM पे आपको आना रहता है, बट थोड़े से कुछ होता है ना, जैसे कि बना के भेजते हैं तो फिर मैं बोलता हूँ ये चीज़ कमी है, फिर ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो उसकी वजह से कभी कभी हो जाता है कि नहीं आ पाता है। क्या यार ने फिर से 100 रुपये भेजे हैं, नहीं सर मैं एनरोल किधर होना है, निट्टो और भी चलेगा क्या। अरे भाई इतना वैसा मत भेजो नहीं मेरी आंखें भर आएंगी, तुम कैसा कर रहे हो ये। तुम ऐसे भी लिख दो तो मैं पढ़ूंगा भाई कमेंट, ऐसा मत सोचा करो कि मतलब पैसे भेजने की ज़रूरत है, ठीक है। नहीं सर मैं एनरोल किधर होना है, निट्टो और भी चलेगा। एनरोल नहीं होना क्या यार जी, मैं आपको बता दूं कि निट्टो फ्री चल रही है आपकी, PYQ भी फ्री चल रही है, ये 7 PM पे क्लास होती है। निट्टो सैटरडे संडे को 7 PM पे होता है, ये डेली 7 PM पे। अब एक दिन का आप लोग ब्रेक बोल रहे हो तो एक दिन का ब्रेक मैं दे देता हूँ, जैसे कल ब्रेक था। बाकी 7 PM पे लेक्चर रहता है, ठीक है। अभी ये लाइव रहता है, आगे मैं कोशिश करूँगा इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको मैं डालूं, ठीक है, ताकि और प्रोडक्टिविटी निकल के। और निट्टो आपका रहता है ये तो लाइव ही रहेगा, बिकॉज लाइव ही मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि आप ट्रिक अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। वो सैटरडे संडे के दिन होगा, ठीक है, सैटरडे संडे को निट्टो होता है और बाकी 7 PM पे PYQ सीरीज़। बस यही है जो पेड लेक्चर है जो अभी चल रहा है, जिसको मैं फ्री कर रखा है यूट्यूब पे, ठीक है। क्लियर है क्या यार जी, अब आपने इतने रुपये भेजे हैं तो स्पेशल अटेंशन तो देनी पड़ेगी और ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं वैसे तो सबके आंसर कर देता हूँ, ठीक है। इससे ये मैसेज बिल्कुल ना जाना चाहिए कि सर उन्हीं के कमेंट पढ़ते हैं जो पैसे भेजते हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जिसका भी है। अब आप ये भेजोगे कि सर शादी होगी कि नहीं हो गई, फेस कब दिखाओगे, तब वो मैं जानबूझ के अवॉइड करता हूँ, ठीक है। तो वो मत सोचा करो, है ना, कि अवॉइड। बाकी तो जो ग्रुप में है उनके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक डाउट डिस्कशन ग्रुप आपके लिए अलग से बना दिया जाए, ठीक है, जहाँ पे आप लोग अपना डिस्कशन कर सको। वो भी यूट्यूब पे होगा क्या, मतलब समझा नहीं प्रसन्ना वाघमारे, क्या वो यूट्यूब पे होगा। हाँ आनंद शर्मा बोल रहे हैं मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छा। क्या यार ने फिर से 100 रुपये भेजे और अब लिख रहे हैं कि माई नेम इज़ शुभम, कमेंट्स गायब हो जाता है, दैट्स वाई वेयर टू ज्वाइन योर क्लासेस।
क्या कर रहे हो भाई? मतलब अगर ज़्यादा है तो मैं फ़ोन पे देता हूँ ना अपना भी, है ना। इसमें क्या होता है ना, यूट्यूब काट लेता है। दिक्कत इस बात की है। ठीक है, तो मैंने शुभम, तो शुभम जी, अब आपको मैं पर्सनल नंबर देता हूँ आपको, वो कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप नंबर ले लो मेरा, और अब वही दिक्कत है, मैं नंबर दूंगा तो सबको होगा, और फिर सब सारे अपने भेजेंगे। तो शुभम नाम है आपका, कमेंट गायब हो जाता है, दैट इज़ वाई वे टू ज्वाइन क्लासेस। क्या यार, आपको क्लासेस ज्वाइन करना के लिए कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे ही 7, ये जो क्लास चल रही है, सारी क्लासेस यूट्यूब पे होती हैं। बस ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पे नहीं मिलती है, बिकॉज ये बैच की क्लास है, जो जिन लोगों ने बैच में एनरोल कर रखा है, रिकॉर्डेड फॉर्म में वहाँ पे, और उसके नोट वहाँ पे मिल जाते हैं। 7 PM पे, शाम के 7 बजे होता है। शाम के 7 बजे क्या होता है, सेशन होता है, वो फ्री होता है, रिकॉर्डिंग भी रहती है। बस उसके नोट्स अगर आप चाहो तो खुद से बना सकते हो। उसके नोट्स अगर वो हैंड रिटन में आईपैड फॉर्मेट में चाहिए, बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में, तो वो उसका कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल है, वो पेड नहीं है। जो लेक्चर है या फिर जो मैं पीपीटी वगैरह शेयर करूँगा, निट्टो भी पूरी तरह से फ्री है, बस ये कि नोट्स का सब्सक्रिप्शन है। और ये जो चल रहा है, ये बैच है एक तरह से फाउंडेशन बैच। अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप पीवाईक्यू सीरीज़ और निट्टो को ही फॉलो कर सकते हैं, वो भी इनफ है। क्लियर है? ठीक है सर, मूल विधि करवा दीजिए आदर्श ठाकुर। ओके, इतने में तो बैच ले लेता भाई। सर आप तो अमीर हो गए। हाँ क्यों नहीं, आज हम तो अमीर हो गए, पैसा ही पैसा होगा, है ना। चलो आज तो पनीर बनेगा। तुम लोग ये घूम फिर के पनीर पे कहाँ आ जाते हो? पनीर में ऐसा क्या है, मतलब ये समझ लेते, पनीर बनेगा, पनीर में ऐसा क्या है भाई? है रबड़ है वो। अभी तो डाउट नहीं है क्या यार जी, मतलब आपको पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बता दो, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप बता दो, ऐसे ही मैं अभी क्लियर कर दूंगा। पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। अब इसके आगे का मत बोलना बिल्कुल भी, है ना। सर आप नॉन वेज हो क्या? यार ने फिर से 100 रुपये भेजे सर, 6.5 मार्क्स आए थे प्री में 2023 में, 30 आए। 2022 में 6.5 नंबर थे, और 2023 में 30 नंबर थे। लव यू सर, हाउ टू कॉन्टैक्ट यू। अरे यार तुम, हमने तुम्हें रुला दिया, अब तो नंबर बताना ही पड़ेगा भाई। और कोई मैसेज नहीं करेगा, सिर्फ क्या यार जी मैसेज करेंगे आप। ठीक है, क्या यार जी मैसेज करेंगे, और चलो नंबर देता हूँ, ठीक है। और शुभम जो भी डाउट हो तो भेज देना, ठीक है। और भाई वैसे कोई मैसेज नहीं करेगा, ठीक है, सबके मैं नहीं देख पाऊँगा। 8840, या तो क्या यार तुम ऐसा करना, ठीक है, नंबर दे दूंगा तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तुम ऐसा करना, वैसे तो नंबर है काफ़ी लोगों के पास। इंस्टाग्राम का एक ये शॉर्ट देखना, ठीक है, वाईटी शॉर्ट अभी जो मैंने डाला था लेटेस्ट वाला, जिसमें कि मैंने मेघालय की ट्रिक बताई है, ठीक है। मेघालय की जिसमें मैंने ट्रिक बताई है, और उसमें मैंने कमेंट में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, तो वहाँ पे मुझे मैसेज करना, ठीक है। तुम जो भी तुम्हारा डाउट हो, मैंने तो वैसे क्लियर कर दिया है। अब पता नहीं तुम्हारा क्या डाउट है। अब ठीक है, अच्छी बात है कि तुम्हारे 30 नंबर, मतलब पहले 6.5 नंबर थे। ठीक है, तुम्हारा प्यार है मेरे लिए, तो ठीक है, प्यार को व्यक्त कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसा मैंडेशन नहीं है ना। पेन कॉपी कहाँ है? अब हमको पार्टी चाहिए, अच्छा ठीक है। तो क्या यार, नहीं शुभम जी, आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको लेटेस्ट वीडियो के शॉर्ट मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। और बाकी आपके इतने अच्छे नंबर आए, और अगर बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बहुत बहुत थैंक्स। अब ओके लिखकर 100 रुपये भेज भाई। आशु दलाल, अनअवेलेबल वीडियो, अभी मैंने बताया कि वो परमार एकेडमी ऐप पे है, या फिर हमको नहीं देते टेंशन। अच्छा, तो वो आपके एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एप्लीकेशन पे सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, परमार एकेडमी ऐप, या फिर वेबसाइट पे www.parmaracademy.in। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, और उम्मीद करते
आज जो है कितनी धनराशि, आज काफ़ी धनराशि लेके घर जाने वाले हम। इतनी धनराशि का हम क्या करेंगे, पूछा नहीं तुम लोगों ने? इतनी धनराशि का आप क्या कीजिएगा? फिर भेजें 101 और अब लिख रहे हैं ओके सर मुझे ज्योग्राफी और साइंस में प्रॉब्लम है। आज चलने देते हैं इसको ना आज स्ट्रीम को चलने देते हैं, आज बंद नहीं करते हैं। ओके सर मुझे ज्योग्राफी और साइंस में प्रॉब्लम है। तो आपका ज्योग्राफी और साइंस में प्रॉब्लम है ना, तो ज्योग्राफी और ज्योग्राफी और साइंस में मतलब क्या ही कर रहे हो यार। ज्योग्राफी और साइंस में प्रॉब्लम है तो सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे भाई। पॉलिटी अब जिसने पढ़ा है, कोई पॉलिटी में प्रॉब्लम आ रही है किसी को, तो जिस तरह से हम लोग करेंगे इसी तरह से करेंगे जिस तरह हम लोगों ने पॉलिटी किया। अब आपको वो अब रेस्ट अश्योर्ड रहो, ऐसा मत समझो कि मतलब पॉलिटी मैंने पहले करा अब धीरे धीरे ऐसे लेक्चर्स नहीं होंगे। तो ज्योग्राफी इसके बाद साइंस ही स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी और उसके बाद ज्योग्राफी करेंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब बायोलॉजी के बाद ज्योग्राफी और उसके बाद आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्लियर, ठीक है। तो वो आपके वैसे ही होंगे जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया, क्वेश्चंस के साथ सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। अभी ज़्यादा पैसा हो गया है, अभी चलने की बारी आ चुकी है ना। अभी तो ज़्यादा पैसा नहीं है ना किसी के पास, अगर और किसी के पास हो तो वो बेच सकता है। अकाउंट खाली करो अच्छा, अब तो बॉटल खुलेगा। हाँ मुझे पता है तुम लोग के इसी तरह कमेंट आएंगे। बाकी थैंक यू सभी को, क्लियर है। चलिए, और अभी मेरी जो भतीजी है वो भी रोने लगी अभी, ठीक है, शायद वो उससे भी रहा नहीं जा रहा है आई थिंक। तो अभी बंद करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सिग्नल कर रही है क्लास को ऑफ करने के लिए। चलिए थैंक यू। चला 6000 पूरा करवा लीजिए। 6000 मतलब सगुन मिल गया 101 का, थैंक यू। चलिए भाई थैंक यू, मिलते हैं मंडे को, ठीक है। तो रिवीजन करना आप इसका, और रिवीजन करने के बाद टेस्ट आप अटेम्प्ट करना संडे को। और आप लोगों ने बोला था कि टेलीग्राम पे सर टेस्ट हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं ऐसा वैसा, तो एप्लीकेशन पे नहीं होगा, तो मैं कल वाला जो मतलब संडे वाला टेस्ट होगा उसको एप्लीकेशन पे करवा लेंगे और फिर आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना, ठीक है। क्या यार ने फिर से 100 रुपये भेजे, भाई क्या कर रहे हो अब तुम, मतलब शुभम तुम क्या कर रहे हो। एपेक्स एम्पर ने 20 रुपये भेजे। आज तो लगता है कि भाई मैं तो सच में अमीर हो जाऊँगा मतलब क्या हो रहा है ये, ठीक है। लाइव एंड करो सर, हम सबका पेट फीस क्या यार अभी पे कर रहे हैं। अच्छा एंड मत करिए, अच्छा नहीं भाई अब तो एंड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो जो टेस्ट होगा मैं बस इतना बता रहा हूँ कि परमार एकेडमी ऐप पे होगा, और फिर उसके बाद मैं पोल करवा लूँगा कि आपको किस में सही लग रहा है, टेलीग्राम पे फिर ऐप में, बिकॉज मेरे को मेहनत उतना ही लगता है। तो मेरे लिए तो और बेटर है कि मैं आपको ऐप में करवा दूँगा, हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगा। उसमें भी आपकी रैंकिंग आएगी ऐप में, ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ पर भी आपकी रैंकिंग आएगी, ठीक है। थैंक यू सभी को, बाकी मिलते हैं मंडे को, ऑलराइट।